विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन इन oocyte ये पढ़ा था। इसके बाद टाइप्स ऑफ एग्स, यानी जो अंडे होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और ये जो उनके प्रकार होते हैं उनका निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये प्रारंभ किया था। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अंडे के प्रकार का निर्धारण ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, यानी अंडे के अंदर कितनी मात्रा में योग उपस्थित है, पीतक उपस्थित है, उसके आधार पर अंडे जो हैं वो 3 प्रकार के बताए गए, माइक्रोलेसिथल, मीज़ोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल। ठीक है, जिसमें हिंदी में अगर कहना चाहें तो सूक्ष्म पीतकी, मध्य पीतकी और अति पीतकी। ये 3 प्रकार के अंडे पीतक की मात्रा यानी योग की मात्रा के आधार पर होते हैं। अब ये कुछ उदाहरण मैंने आपको अगली जो स्लाइड में आप देख रहे हो ये आपको बताए थे, जिसमें ह्यूमन का, मनुष्य का ओवम है, मेंढक का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, इंसेक्ट का अंडा है। ये इनकी अंदर योग की मात्रा के आधार पर इनके वर्गीकरण में कौन कौन से प्रकार के हैं ये बताए थे। और ह्यूमन बीइंग का ओवम। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यानी कि दूसरा प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी पीतक के वितरण के आधार पर। होता क्या है कि अंडे में जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम ऊप्लाज्म कहते हैं। ऊप्लाज्म या ड्यूटोप्लाज्म भी कहा जाता है, या हिंदी में कहेंगे तो डिंब द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिंब द्रव्य है अंडे के अंदर जो पाया जाता है, इसके अंदर जो पीतक उपस्थित है वो पीतक किस प्रकार से वितरित है इस संपूर्ण अंडे के अंदर, उसके आधार पर इन अंडों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है होमोलेसिथल, इसे आइसोलेसिथल भी बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे समपीतकी अंडे। समपीतकी अंडे, इसमें क्या होता है, जिन अंडों के जो डिंब द्रव्य में पीतक समान रूप से वितरित होता है, यानी पूरे अंडे में योग जो है समान रूप से वितरित होता है, उसको समपीतकी अंडे कहते हैं उनको, होमोलेसिथल एग्स। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी सूक्ष्म पीतकी अंडे हैं, माइक्रोलेसिथल एग्स हैं, वो सभी के सभी होमोलेसिथल एग्स भी होते हैं। इन सब के अंदर योग का जो वितरण होता है वो समान प्रकार से, समान रूप से पूरे अंडे के अंदर होता है। इसी प्रकार ये जो दूसरा प्रकार है इसका, वो है हेटेरोलेसिथल, या फिर इसको एनिसोलेसिथल भी बोलते हैं, विषम पीतकी। विषम पीतकी अंडे, जिन अंडों में डिंब द्रव्य में पीतक का वितरण असमान होता है, समान नहीं होता। ठीक है, विषम पीतकी अंडे कहलाते हैं सभी। यानी पूरे के पूरे अंडे में यदि आप देखोगे तो उसके अंदर ये योग की मात्रा कहीं ज़्यादा दिखेगी, कहीं कम दिखेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण समान नहीं होता, इसलिए ये अंडे कहलाते हैं हेटेरोलेसिथल एग्स। अब ये हेटेरोलेसिथल जो एग्स होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, टीलोलेसिथल एग्स, डिस्कॉइडल और सेंट्रोलेसिथल एग्स। यानी टीलोलेसिथल एग्स ये क्या हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं ध्रुव पीतकी या गोलार्ध पीतकी अंडे। ऐसे अंडे जिनमें अधिकांश पीतक अंडे के ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, पोल्स पर एकत्रित हो जाता है, वो ध्रुव पीतकी या गोलार्ध पीतकी अंडे कहलाते हैं। इंग्लिश में टीलोलेसिथल एग्स कहलाते हैं। और जितने भी मीज़ोलेसिथल एग्स हैं वो सभी गोलार्ध पीतकी अंडे होते हैं, टीलोलेसिथल एग्स होते हैं। यानी मध्य पीतकी अंडे जितने भी होते हैं, मध्य पीतकी अंडे के साथ साथ वो टीलोलेसिथल एग भी कहलाते हैं, क्योंकि उनमें योग जो होता है वो उनके ध्रुव पर, पोल्स पर एकत्रित हो जाता है, समान रूप से अंडे के अंदर वितरित नहीं होता। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रकार है वो है डिस्कॉइडल एग।
डिस्कॉइडल को हिंदी में बोलते हैं चक्रिकाभ। चक्रिकाभ इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है डिस्कॉइडल एग्स में। और जो कोशिका द्रव्य होता है वो अल्प मात्रा में और एक छोटी सी डिस्क के रूप में, एक तश्तरी के रूप में जंतु ध्रुव पर स्थित हो जाता है। इसको अपन एक जर्मिनल डिस्क, जनन बिंब भी कहते हैं। यहाँ ये चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएगी कि भाई सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य शब्द इसका इस्तेमाल हम अंडे में अंदर पाए जाने वाले द्रव के रूप में कर लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। कोशिका द्रव्य अलग है और उसके अंदर पाया जाने वाला पीतक अन्य पदार्थ है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर, इसको यहाँ हम कोशिका द्रव्य की जगह डिंब द्रव्य बोल रहे हैं, ऊप्लाज्म कह रहे हैं, अंडे के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। तो ये जो ऊप्लाज्म है, इस ऊप्लाज्म के अंदर जो योग है वो योग इतनी अधिक मात्रा में है कि कोशिका द्रव्य जो है, जो ऊप्लाज्म है, वो थोड़ी सी मात्रा में रह जाता है और वो एक छोटी सी तश्तरी के रूप में, डिस्क के रूप में एक पोल पर, उसका जो एनिमल पोल होता है उस पर जाकर स्थित हो जाता है। तो इसलिए एक डिस्क जैसी बन गई, इसीलिए इसको डिस्कॉइडल एग कहा जाता है, चक्रिकाभ अंडा कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में जितने भी मेगालेसिथल एग्स होते हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा होती है उसकी योग की, वो सभी अंडे जो होते हैं मेगालेसिथल एग्स, वो डिस्कॉइडल एग्स भी कहलाते हैं। जो तीसरा प्रकार है इसका, वो है सेंट्रोलेसिथल एग्स, केंद्र पीतकी अंडे। इन अंडों में जो पीतक होता है वो अंडे के मध्य में स्थित होता है और ये चारों तरफ से ऊप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। ये चारों ओर इसके डिंब द्रव्य पाया जाता है और बीच में पीतक उपस्थित होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स के जो एग्स हैं, मकड़ी के अंडे हैं, इनको आप देखोगे तो इनके चारों तरफ डिंब द्रव्य पाया जाता है और बीच में पीतक, मध्य में पीतक स्थित होता है। तो ये जो कई प्रकार के अंडे जो आपको मैंने बताए, इनका आधार क्या था? इनका आधार था वितरण ऑफ पीतक, यानी पीतक का वितरण, योग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके आधार पर इन अंडों को हमने नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार निर्धारित होता है अंडे का, वो होता है उसके कवच के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेल। ऑन द बेसिस ऑफ शेल दो प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, कवच की उपस्थिति और कवच की अनुपस्थिति के आधार पर हम दो प्रकार के अंडे देखते हैं। एक तो होते हैं क्लीडोइक एग्स, इनको बोलते हैं सकोशीय अंडे, क्लीडोइक एग्स, सकोशी अंडे। और दूसरे होते हैं अकोशी अंडे, यानी नॉन क्लीडोइक एग्स। इनमें क्या अंतर है? क्लीडोइक एग्स जो होते हैं, इस प्रकार के अंडों के चारों ओर एक कठोर कैल्शियम का बना हुआ कवच पाया जाता है और ये अंडे अपने मोटे, और इसमें जो कवच होता है उसमें छिद्र भी पाए जाते हैं, जिससे बाह्य वातावरण में जो गैसें होती हैं उन गैसों का आदान प्रदान भी ये कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो इन अंडों के मोटे कवच में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्टाइल्स के जो एग्स हैं, एवीज के हैं, इंसेक्ट्स के जो एग्स हैं, इन सभी के अंडे एक कठोर कवच के द्वारा कवर्ड रहते हैं। दूसरे प्रकार के जो अंडे हैं वो हैं नॉन क्लीडोइक अंडे। इन अंडों में कवच नहीं पाया जाता और ये अंडे मुख्य रूप से जलीय माध्यम या फिर मादा के गर्भाशय में इनका परिवर्धन, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनको जो वातावरण है ना,
वो वातावरण जिस प्रकार का चाहिए वो वातावरण फिर या तो जलीय माध्यम में एग लेइंग की गई हो प्राणी के द्वारा, अथवा गर्भाशय में इनका डेवलपमेंट हो रहा हो, उसमें ही ये अकोशी यानी बिना कवच वाले जो अंडे होते हैं वो पाए जाते हैं। इनको नॉन क्लिडोइक एग्स कहते हैं। और जितने भी अधिकांश ऐसे प्राणी जो जल में अंडे देते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और स्तनधारी प्राणी जितने भी हैं, मैमल्स जितने भी, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी मैमेलियन एग जो है वो मैमेलियन एग नॉन क्लिडोइक यानी वो माइक्रोलेसिथल तो है ही है, इसके अलावा वो नॉन क्लिडोइक एग भी कहलाता है। तो ये जो प्रकार डिसाइड हुए, निर्धारित हुए अंडे के, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेल कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित हुए। अब जो चौथा प्रकार है वो अंडे जो तय होते हैं मोज़ाइक एग्स और रेगुलेटिव एग्स, ये परिवर्तन के आधार पर तय होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर तय होते हैं। यानी परिवर्तन के आधार पर यदि देखें तो इन अंडों को भी दो वर्गों में विभक्त हम कर सकते हैं। मोज़ाइक एग्स बोलते हैं, मोज़ाइक एग्स को हिंदी में किरमोर अंडे भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं रेगुलेटिव एग्स, इनको नियमनकारी अंडे भी कहा जाता है। अब ये क्या है मोज़ाइक एग्स? मोज़ाइक एग्स ऐसे अंडे जिनमें भ्रूण के किस अंग का निर्माण अंडे के किस भाग से होगा, यह निषेचन से पहले ही या उसके तुरंत बाद तय हो जाता है। किरमोर या मोज़ाइक अंडे इस प्रकार के अंडे होते हैं जिनमें विकसित होने वाले भ्रूण के अंग का निर्माण, किस अंग का निर्माण अंडे के किस भाग से होगा, ये पहले ही तय हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीमेटोड्स हैं, उनके जो अंडे हैं, एनेलिड्स हैं उनके अंडे हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंडे हैं, इसी प्रकार मोलस्का संघ के प्राणियों के अंडे, अधिकांशतः इन संघों के प्राणियों के अंडे मोज़ाइक अंडे कहलाते हैं। इसमें पहले से ही विकसित होने वाले भ्रूण के अंगों का निर्माण अंडे के किस भाग से होगा ये तय हो जाता है। दूसरे प्रकार के अंडे होते हैं नियमनकारी अंडे, रेगुलेटिव एग्स। इस प्रकार के अंडों में भ्रूण के किसी भी अंग का निर्माण अंडे के किसी भी भाग से हो सकता है, इसमें तय नहीं होता पहले से, इसमें डिसाइडेड पहले से नहीं होता। ऐसे अंडे जो होते हैं वो रेगुलेटिव एग्स कहलाते हैं, और ख़ासतौर से ये इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी जितने भी होते हैं वो, या फिर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो रेगुलेटिव एग्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहले से ये तय नहीं होता कि अंडे के किस भाग से किस अंग का निर्माण होगा। तो ये अंडों के प्रकार, किस प्रकार से कितने प्रकार के अंडे होते हैं और उनका निर्धारण किस आधार पर होता है, ये आपको मैंने बताया। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स पर, यानी अंड झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो कैसे। अंडे जो होते हैं उनमें सबसे बाहर, जैसे आपने कवच युक्त अंडों में तो कवच पाया जाता है, कवच के अंदर भी झिल्ली का उपस्थित होती है। ऐसे ही बिना कवच के अंडे के बाहर भी कई प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। तो उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के झिल्ली के आधार पर अंडे होते हैं, या झिल्लियों के नामकरण किस आधार पर किए गए हैं, कितने प्रकार की झिल्लियाँ, या इनको हम आवरण भी कह सकते हैं, अंडावरण भी कह सकते हैं, एग एनवलप भी कह सकते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, इसको आप समझिए। तो जैसे साधारण जंतु कोशिका के जो होती है उसमें सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसमें प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है। तो सामान्य जंतु कोशिका के समान ही जो अंडे की कोशिका होती है उसके चारों ओर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है, और इसको अंडे को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी कुछ आवरण पाए जाते हैं जिनको प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव एनवलप्स कहते हैं। इनको एग मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है।
कई जगह इसको एक्सेसरी एग मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, सहायक अंड झिल्लियाँ भी कहते हैं, सहायक अंड झिल्लियाँ। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई उसके आधार पर इनको 3 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, इन किसको, एग मेम्ब्रेन्स को। यानी इसको एक बार और मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जो अंडा होता है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कई प्रकार के आवरण इसमें निर्मित होते हैं। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको हम कहते हैं एग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब ये एग मेम्ब्रेन्स की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इनको 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला भाग है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, प्राथमिक अंड झिल्लियाँ। इनका निर्माण जो होता है वो अंडाणु और पुटक कोशिकाओं के मध्य, फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उनके मध्य अंडाणु एवं अंडाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ओवरी है उसके द्वारा और अंडाणु के स्वयं के द्वारा जो पुटक कोशिकाओं के और अंडाणु के मध्य में इसका निर्माण किया जाता है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स का। शुरुआत में ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं, लेकिन बाद में इनमें फाइब्रस प्रोटीन भी जमा हो जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स हैं, ये विभिन्न प्राणियों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स लेकिन अलग अलग प्राणियों में ये अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे पहली है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं पीतक झिल्ली। ये झिल्ली मोलस्का संघ के प्राणी जो हैं उनके अंडों में पाई जाती है। काइनोडर्मेटा, इंसेक्टा, एम्फीबिया, एविज आदि जो क्लासेस हैं इनके प्राणियों में ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ट्यूनिकेट्स और मछलियाँ जो हैं इनमें इसी झिल्ली को, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को कोरियन नाम से हम जानते हैं। कोरियन नाम से इसको हम कहाँ, किस में, मछलियों में और ट्यूनिकेट्स में इसको, इसी झिल्ली को, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को कोरियन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो झिल्ली होती है वो होती है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा जिसको हम अरांकित अंडावरण भी कह सकते हैं। ये एक स्ट्राइटेड संरचना वाला आवरण होता है, यानी रेखित प्रकार की जो संरचना होती है उस प्रकार का एक ये अंडावरण होता है। और जो मछलियाँ होती हैं, ख़ासतौर से शार्क मछलियाँ होती हैं और बोनी फिशेस होती हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के भी कुछ प्राणी होते हैं, उनमें ये जोना रेडिएटा पाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरा है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा को हम पारदर्शी अंडावरण भी कहते हैं। ये अरेखित है, ये स्ट्राइटेड नहीं है और पारदर्शी झिल्ली है एक प्रकार की, और स्तनधारी प्राणियों के अंडे पर पाई जाती है। यानी ये इस प्रकार की झिल्ली है जिसमें इसके अंदर होने वाली गतिविधियों को भी देखा जा सकता है, इतनी पारदर्शी ये होती है। ऐसे ये 3 प्रकार की ये झिल्लियाँ हुई और एक चौथी प्रकार का आवरण और होता है जिसको कहते हैं जेली एनवेलप। ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत ही आता है। ये झिल्ली काइनोडर्मेटा संघ और कुछ दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स समुद्री प्राणियों के अंडों पर पाई जाती है। तो ये एक प्रकार की जेली होती है और जेली का ही एक मोटा आवरण सा अंडे के चारों तरफ तैयार हो जाता है, इसको जेली एनवेलप कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो झिल्लियाँ हुई ये कहलाती हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, जिसमें वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और जेली एनवेलप आता है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स, द्वितीयक अंड झिल्लियाँ। इनका निर्माण जो होता है वो प्राथमिक अंड झिल्ली के बाहर फॉलिकल सेल जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। जितने भी कीट होते हैं, एसिडिसियंस होते हैं, एसिडियंस होते हैं और साइक्लोस्टोम्स होते हैं, उनके अंडों पर एक काइटिन का बना हुआ आवरण
पाया जाता है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको कहते हैं कोरियन, इसको कहा जाता है कोरियन। जैसे पीतक वाइटल एग मेम्ब्रेन जो है वो भी कोरियन कहलाती है ट्यूनिकेट्स में और मछलियों में, ठीक है। लेकिन ये जो कीटों में, एसिडियंस में और साइक्लोस्टोम्स के जो अंडे होते हैं उनमें ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो होती है उनमें कोरियन कहलाती है। इसी प्रकार से जो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं, एवीज हैं, एम्फीबियंस के अंडों में भी जो सेकेंडरी झिल्ली जो होती है, सेकेंडरी झिल्ली तो नहीं पाई जाती, लेकिन स्तनियों में जो द्वितीय अंड झिल्ली के स्थान पर ये पुटक कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, इसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। यानी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रेप्टिलिया, एविस और कुछ पुच्छ युक्त जो टेल जिनमें पाई जाती है उन एम्फीबियंस के अंडों में नहीं पाई जाती। लेकिन अब आप मैमल्स में देखें तो मैमल्स में जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये क्या है, एक प्रकार की जो फॉलिकल सेल्स है ना उन्हीं का एक आवरण जैसा होता है। वो देखने को मैंने एक स्लाइड पहले भी आपको दिखाई थी, इसे आप देख सकते हैं ह्यूमन ओवम में। ये कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं चारों तरफ आप देख रहे हो, कोरोना रेडिएटा का जो कवरिंग आप देख रहे हो ये पुटक कोशिकाओं का आवरण होता है। इसी प्रकार जो मैंने आपको जोना पेल्यूसिडा बताया, जो पारदर्शी आवरण होता है वो ह्यूमन ओवम में पाया जाता है, वो जोना पेल्यूसिडा कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे का आवरण जो काले रंग की पट्टी जैसी आपको दिखाई दे रही है ये जोना पेल्यूसिडा है। इसके बाहर का जो आवरण है ह्यूमन ओवम में, मनुष्य के अंडाणु में, वो कोरोना रेडिएटा का आवरण है। तो ये जो जोना पेल्यूसिडा है, ये जोना पेल्यूसिडा जो आपको काली सी पट्टी दिख रही है ये तो हो गई प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और कोरोना रेडिएटा का जो आवरण दिखाई दे रहा है ये हो गई सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीयक अंड झिल्लियाँ, टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स। जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स होती हैं इनका निर्माण जो अंडवाहिनी होती है और उसकी अन्य जो सहायक संरचना होती है उनके द्वारा जो सीक्रेशंस किए जाते हैं उनसे होता है, ठीक है। तो ओविडक्ट जो ओविडक्ट कहलाती है, अंडवाहिनी कहलाती है फीमेल्स के अंदर, उस अंडवाहिनी में और उसके साथ जो अन्य एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके द्वारा जो सीक्रेशंस होते हैं उनके माध्यम से ही टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स का निर्माण किया जाता है। जैसे इसमें भी कुछ प्रकार हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंडों के बाहर एक जेली का आवरण पाया जाता है, एक जेली कोट भी कह सकते हैं। ये तृतीयक झिल्ली के रूप में पाया जाता है और ये जेली कोट अंडवाहिनी द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। इसी प्रकार से जो ओविपेरस उपास्थल मछलियों के अंडे होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन का एक कवच वो अंडों के चारों तरफ पाया जाता है। इसको हॉर्नी एग कैप्सूल भी कहते हैं, श्रृंगीय अंड कवच कहते हैं, ये भी पाया जाता है। तो ये भी एक टर्सरी एग मेम्ब्रेन के रूप में निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार से जो रेप्टाइल्स होते हैं और एविस के क्लास के जो प्राणी हैं उनके अंडों में एल्ब्यूमिन और शेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर जो पाए जाने वाला जो कठोर कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्मित होता है उसमें तृतीयक झिल्ली के रूप में वो माना जाता है। जो कि ये जो झिल्लियाँ होती हैं ये बनती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, यानी जो कवच भी है वो थर्ड मेम्ब्रेन के रूप में ही, तृतीयक मेम्ब्रेन के रूप में भी उसको कहा जाता है, जिनको शेल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं। शेल मेम्ब्रेन्स, एग मेम्ब्रेन्स की जगह शेल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की झिल्लियाँ एग मेम्ब्रेन्स अंडों में देखने को मिलती हैं। अब ये जो झिल्लियाँ होती हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है,
वो अगर जानें तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि एक तो ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। जितने भी अंडे देने वाले प्राणी हैं इनमें ये झिल्लियाँ भ्रूण को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ ये टेम्परेचर का भी एक नियमन करती हैं, तापमान का भी। जितना तापमान आवश्यक है चाहिए अंडे को उतना ही तापमान उसके अंदर रहे, इसका भी प्रयास इन झिल्लियों के द्वारा होता है। पीएच का संतुलन भी इन झिल्लियों के कारण से ठीक प्रकार से बना रहता है अंडे के अंदर। और इसके अलावा भी जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं उनसे भी अंडों को बचाने में ये झिल्लियाँ मदद करती हैं। जैसे कुछ प्राणियों में स्वनिषेचन होने की संभावना रहती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की संभावना रहती है, वहाँ भी ये झिल्लियाँ काम में आती हैं। और ये जो तृतीय झिल्ली के रूप में एल्ब्यूमिन पाया जाता है कई प्राणियों में, जैसे मैंने आपको बताया उपास्थल मछलियों में पाया जाता है, तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये एक प्रकार का अतिरिक्त पोषक पदार्थ के रूप में भी काम में आता है। विविपेरस प्राणियों में ये जो झिल्ली होती है इसमें एक से अधिक शुक्राणु उनका प्रवेश नहीं हो पाता, यानी पॉलीस्पर्मी की समस्या जो होती है, अधिक शुक्राणु के प्रवेश की जो समस्या होती है उसके निदान में ये झिल्ली काम आती है। ऐसे अंडे आपस में मिल ना जाएं, चिपक ना जाएं, क्लीवेज की जो प्रक्रिया अंडों में होती है, विदलन की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से हो जाए, इन सब में भी इन अंड झिल्लियों का बहुत अधिक महत्व होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, सिग्निफिकेंस होता है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ एग्स और उनके अंदर बनने वाली झिल्लियों के प्रकार। अब अगला चैप्टर आपको अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।